चलिए आज के इस विषय की परतों को खोलकर देखते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि हम दुनिया को बिल्कुल वैसी ही देखते हैं जैसी वो असल में है। हाँ, मतलब एक आम धारणा है कि इंसान जो देख रहा है वही परम सत्य है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हमारी आंखें किसी कैमरे की तरह काम करती हैं और हमारे कान किसी माइक्रोफोन की तरह दुनिया की आवाजें हूबहू रिकॉर्ड करते हैं। जो कि असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एकदम। और हमारे पास मौजूद आज के इस रिसर्च स्टैक और नोट्स को गहराई से देखने के बाद एक बात तो पूरी तरह तय हो जाती है कि हम जो भी देखते या महसूस करते हैं वो पूरी कहानी नहीं है। बल्कि वो तो कहानी का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, यानी सेंसेशन और परसेप्शन। और ये बहुत ही जबरदस्त विषय है। आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि इंसान का दिमाग और उसका शरीर बाहरी दुनिया के डेटा को कैसे इकट्ठा करते हैं और फिर कैसे उस कच्चे डेटा से एक पूरी रियलिटी या वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं है। बिल्कुल जादू ही है। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये सिर्फ जीव विज्ञान या साइकोलॉजी की किसी किताब का एक साधारण चैप्टर भर नहीं है। ये असल में इस बात का मूल आधार है कि दुनिया का हर इंसान अपनी वास्तविकता को कैसे गढ़ता है। हम जो कुछ भी देखते या सुनते हैं वो बाहरी दुनिया की कोई डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो हमारे दिमाग द्वारा की गई एक बहुत ही जटिल और कई बार छलावे से भरी हुई व्याख्या है। मतलब हमारा दिमाग हमें कई बार धोखा भी देता है। लगातार धोखा देता है। तो इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले अंतर से करते हैं। मैंने नोट्स में देखा कि 18वीं सदी के स्कॉटिश दार्शनिक थॉमस रीड ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी। हाँ, जो आज भी विज्ञान का एकदम आधार मानी जाती है। बिल्कुल। उन्होंने संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। आम बोलचाल में लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये बहुत अलग है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। जैसे संवेदना यानी सेंसेशन एक पूरी तरह से शारीरिक प्रक्रिया है। मान लीजिए कि मेज पर एक गुलाब का फूल रखा है। उस गुलाब के रसायनों का हवा के जरिए हमारी नाक के रिसेप्टर्स तक पहुंचना और तंत्रिकाओं का ट्रिगर होना, ये संवेदना है। ये सिर्फ डेटा का आना है। और यहीं पर प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन की एंट्री होती है। हाँ, क्योंकि जब वो डेटा दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग पुरानी यादों को खंगाल कर ये बताता है कि अरे ये तो गुलाब की महक है, तब वो मानसिक प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। एकदम सही। और इन दोनों के बीच यानी शरीर के डेटा जमा करने और दिमाग के उसे समझने के बीच एक बहुत ही अद्भुत वैज्ञानिक कड़ी होती है जिसे पारगमन या ट्रांसडक्शन कहा जाता है। पारगमन, ये कैसे काम करता है? तो देखिए, बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ भौतिक ऊर्जा है। जैसे सूरज की रोशनी प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है। किसी गिटार से निकलने वाली ध्वनि एक कंपन या तरंग है। ठीक है। अब समस्या ये है कि हमारा दिमाग इस प्रकाश या ध्वनि को सीधे तौर पर नहीं समझ सकता। उसकी भाषा अलग है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ अपनी भाषा ही समझता है। हाँ, इसीलिए हमारी इंद्रियां एक ट्रांसलेटर या अनुवादक की तरह काम करती हैं। वो इस बाहरी भौतिक ऊर्जा को पकड़ती हैं और उसे विद्युत तरंगों या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देती हैं। और इसी अनुवाद की प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन कहते हैं। बिल्कुल। रुकिए, अगर मैं इसे सही से समझ रही हूँ जी बताइए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग हमेशा खोपड़ी के अंदर एकदम घुप अंधेरे और सन्नाटे में बंद रहता है। उसका बाहरी दुनिया से कोई सीधा संपर्क कभी होता ही नहीं है। मैं सच कहूं तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये सोचकर थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन सच यही है। दिमाग एक डार्क रूम में बैठा हुआ है। बाप रे। वो ना तो रोशनी देख सकता है ना आवाज सुन सकता है। वो तो केवल उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की डिकोडिंग कर रहा है जो हमारी आंखें, कान या त्वचा उसे तारों के जरिए भेज रहे हैं। यानी हमारी नसों के जरिए। हाँ, और उसी रिकॉर्डिंग से वो तय करता है कि बाहर दिन है या रात और संगीत बज रहा है या शोर हो रहा है। ये तथ्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दिमाग एक अंधेरे कमरे में बैठकर हमारे लिए पूरी दुनिया की रंगीन तस्वीर बना रहा है। और जब हम उन उपकरणों की बात करते हैं जो बाहर से डेटा लाते हैं, यानी हमारी इंद्रियां, तो इंसानी शरीर की क्षमताएं हैरान कर देती हैं। उदाहरण के लिए विजन यानी दृष्टि को ही ले लीजिए। हमारी आंखों के रेटिना में रोशनी को पकड़ने वाले दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, शलाका जिन्हें हम रॉड्स कहते हैं और शंकु यानी कोन्स। हाँ, रॉड्स और कोन्स। एक आम इंसानी आंख में लगभग 100 मिलियन रॉड्स और करीब 6 मिलियन कोन्स होते हैं।
जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। खूबसूरत रंग दिखाना। और रॉड्स का काम है अंधेरे या कम रोशनी में हमें चीजों के आकार का एहसास कराना। और यही वजह है कि जब कोई चिलचिलाती धूप से अचानक किसी अंधेरे सिनेमा हॉल में घुसता है तो कुछ पलों के लिए सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। शुरुआत में बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, हाथ में पॉपकॉर्न होता है और डर लगता है कि कहीं किसी सीढ़ी से टकराकर गिर ना जाए। सही कहा। उस समय आंख के कोन्स जो तेज रोशनी में काम कर रहे थे एकदम से काम करना बंद कर देते हैं। और रॉड्स को एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल, धीरे धीरे कुछ ही मिनटों में आंखों में मौजूद रसायन उस कम रोशनी के अनुकूल होने लगते हैं। 100 मिलियन रॉड्स सक्रिय हो जाते हैं और अचानक अंधेरे में भी कुर्सियां, सीढ़ियां और लोग साफ साफ नजर आने लगते हैं। ये शरीर का अपने आप गियर बदलने जैसा है। कितनी कमाल की इंजीनियरिंग है शरीर की। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और विकास या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो दृष्टि से भी पुरानी एक इंद्रिय है। सूंघना यानी घ्राण संवेदना सबसे प्राथमिक इंद्रिय मानी जाती है। करोड़ों सालों से ये जानवरों और इंसानों के लिए खतरे को भांपने और खाना खोजने का सबसे बड़ा रडार रही है। मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि इंसानों की नाक में महक को पकड़ने वाले करीब 50 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं। जो सुनने में काफी ज्यादा लगते हैं। हाँ, 50 मिलियन काफी बड़ा नंबर है। लेकिन अगर इसकी तुलना कुत्तों से की जाए तो सारा घमंड टूट जाता है। बिल्कुल, कुत्तों में 200 मिलियन से भी ज्यादा ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। इसीलिए वो बम से लेकर बीमारियों तक सब कुछ सूंघकर बता सकते हैं। सूंघने के इस विज्ञान में एक और कमाल का नियम है जिसे आणविक भार या मॉलिक्यूलर वेट का नियम कहते हैं। इंसान केवल उन्हीं चीजों को सूंघ सकता है जिनके अणुओं का भार 15 से 300 के बीच होता है। ये बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल लिमिटेशन। लेकिन चीनी, जिसका आणविक भार 342 है, उसकी कोई गंधी महसूस नहीं होती। और चीनी की चाशनी को कोई कितनी भी जोर से सूंघने की कोशिश करे, वो हवा में हमारी नाक तक कोई सिग्नल नहीं भेज सकती। ये प्रकृति का अपना अलग ही फिल्टर है। और ये सिर्फ सूंघने तक सीमित नहीं है। अगर हम स्वाद की बात करें तो वहां भी प्रकृति ने अजब गजब खेल रचे हैं। स्वाद के आंकड़े तो सच में मजेदार है। जब कोई बहुत स्वादिष्ट खाना खाता है ना, तो लगता है कि सारा कमाल हमारी जीभ का है। हाँ, इंसानों की जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद कलिका यानी टेस्ट बड्स होती हैं, जो खट्टा, मीठा, नमकीन सब पहचानती हैं। अब अगर इसकी तुलना एक मुर्गी से करें तो बेचारी मुर्गी के पास सिर्फ 24 टेस्ट बड्स होती हैं। लेकिन असली सुपर पावर तो किसी और ही जीव के पास है। बिल्कुल। असली हैरानी होती है कैटफिश को देखकर। एक कैटफिश के सिर्फ मुंह में ही नहीं, बल्कि उसके सिर से लेकर पूंछ तक पूरे शरीर पर लगभग 1,75,000 टेस्ट बड्स फैली होती हैं। सोचिए, वो मछली जिस पानी में तैर रही है उसे सचमुच अपने पूरे शरीर से चख रही है। मैं भी यही सोच रही थी। अगर वो किसी स्वादिष्ट जगह से गुजरे तो पूरे शरीर को स्वाद का आनंद मिलता होगा। और अगर वो किसी गंदे या कीचड़ वाले पानी से गुजरे तो वो अनुभव उसके लिए कितना भयानक होता होगा। ये तो एक सुपर पावर भी है और एक बड़ा अभिशाप भी। खैर, ये तो बात हुई कि आंख, नाक और जीभ कैसे जानकारी जुटाते हैं। इसके अलावा हमारी त्वचा भी दबाव, गर्मी, ठंड और दर्द को महसूस करती है। और एक और बहुत खास संवेदना है जिसे गति संवेदना या काइनेस्थेटिक सेंस कहते हैं। हाँ, ये गति संवेदना कैसे काम करती है? ये वो सेंस है जिसके कारण अगर कोई अपनी आंखें बंद करके भी अपनी नाक को छूना चाहे तो बिना देखे उंगली सीधे नाक पर जाती है। हाँ, ये मैंने ट्राई किया है। हम बिना देखे अपने शरीर के अंगों को सटीक रूप से छू सकते हैं। क्योंकि मांसपेशियों और जोड़ों से दिमाग को लगातार अपडेट मिलता रहता है कि शरीर का कौन सा हिस्सा हवा में कहाँ है। तो डेटा जमा करने का काम तो इंद्रियों ने कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दिमाग इस सारे कच्चे डेटा की खिचड़ी को एक साफ और समझ आने वाली तस्वीर में कैसे बदलता है। यहीं से प्रत्यक्षीकरण के 3 अहम चरण शुरू होते हैं। दिमाग एक बहुत ही सख्त एडिटर की तरह काम करता है। एडिटर? हाँ, पहला चरण है चयन या सिलेक्शन। हमारे आसपास हर सेकंड हजारों चीजें हो रही हैं, जैसे एसी की आवाज, घड़ी की टिक टिक, कपड़ों का त्वचा पर स्पर्श, बाहर का शोर। दिमाग हर चीज पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकता, वरना वो क्रैश हो जाएगा। तो वो तय करता है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। और दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, जहां दिमाग इस चुनी गई जानकारी को एक पैटर्न या व्यवस्था में ढालता है। और तीसरा चरण है व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन, जहां उस व्यवस्थित पैटर्न का कोई मतलब निकाला जाता है। और ये संगठन कैसे होता है, इसके लिए मनोविज्ञान में 20वीं सदी के जर्मन मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए
गेस्टाल्ट सिद्धांतों का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। गेस्टाल्ट थ्योरी की एक बहुत ही मूल और मशहूर लाइन है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से अलग होता है। The whole is different from the sum of its parts. एकदम सही। इसका मतलब है कि इंसान किसी चीज को सिर्फ उसके अलग-अलग टुकड़ों के रूप में नहीं देखता। मतलब हम टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। हाँ, हमारा दिमाग तुरंत उन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी आकृति बना देता है और उस पूरी आकृति का अपना एक अलग ही मतलब होता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बताइए। सबसे पहला है आकृति पृष्ठभूमि या फिगर ग्राउंड का नियम। जब भी कोई दृश्य सामने आता है, दिमाग तुरंत तय करता है कि फोकस किस पर करना है, जो कि आकृति है, और बैकग्राउंड में क्या रहेगा, जो पृष्ठभूमि है। ये बहुत जरूरी शॉर्टकट है दिमाग का। वो शतरंज के मोहरों वाला मशहूर चित्र बहुत से लोगों ने देखा होगा। हाँ, वो ऑप्टिकल इल्यूजन वाला चित्र। जी, अगर इस तस्वीर के सफेद हिस्से पे ध्यान दें तो लगता है कि शतरंज के 2 मोहरे रखे हैं, लेकिन अगर काले हिस्से पे फोकस करें तो अचानक वो मोहरे गायब हो जाते हैं और बैकग्राउंड में 2 इंसानी चेहरे आमने सामने देखते हुए नजर आते हैं। और मजे की बात यह है कि दिमाग एक ही समय में दोनों आकृतियों को मुख्य नहीं मान सकता। वो या तो मोहरे देखेगा या चेहरे। ये दिमाग की फोकस करने की जिद है। इसके अलावा एक नियम है सन्निकटता यानी प्रॉक्सिमिटी। जी। अगर कागज पर बहुत सारे बिंदु पास पास रखे हों तो इंसान उन्हें अलग अलग बिंदुओं की तरह नहीं देखता। दिमाग तुरंत उन्हें समूह या पंक्तियों का हिस्सा मान लेता है। जो चीजें पास हैं वे एक टीम बन जाती हैं। इसी से जुड़ा है उत्तम आकृति या प्रागानांस का नियम। इंसान का दिमाग जटिलता से नफरत करता है, वो हमेशा सरलता ढूंढता है। इस पर ओलंपिक के छल्लों का उदाहरण एकदम फिट बैठता है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। दुनिया में कोई भी उन 5 छल्लों को देखकर ये नहीं सोचता कि अरे ये 5 अलग अलग गोले हैं या ये अजीब तरह से कटी हुई आकृतियां हैं। दिमाग तुरंत उन्हें एक दूसरे से जुड़े हुए एक बहुत ही सरल और संपूर्ण प्रतीक के रूप में देखता है। और जहाँ संपूर्णता की बात आती है, वहाँ बंदी का नियम या क्लोजर सबसे दिलचस्प है। दिमाग को अधूरी कहानियां या अधूरी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सच है। अगर कागज पर 3 टूटी हुई रेखाएं इस तरह बनाई जाएं, जो एक त्रिकोण का आभास देती हों, तो दिमाग उन खाली जगहों को खुद ब खुद भर लेता है। वो उन टूटी लाइनों को भी एक पूरा त्रिकोण ही मानेगा। एक और नियम है एक रूपता यानी सिमिलैरिटी का। क्रिकेट के मैदान पर जब 11 खिलाड़ी नीली या हरी जर्सी पहनकर खड़े होते हैं तो दर्शक उन्हें 11 अलग-अलग लोगों के बजाय एक टीम के रूप में देखते हैं। तो अगर इन सभी गेस्टाल्ट नियमों को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि इंसानी दिमाग अराजकता या केओस में भी अर्थ और पैटर्न ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वह दुनिया को वैसी नहीं देखता जैसी वह है, बल्कि वैसी देखता है जिससे उसे समझना सबसे आसान हो जाए। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि अगर दिमाग अपने हिसाब से पैटर्न बना रहा है तो इसका मतलब है कि हर इंसान की दुनिया अलग हो सकती है। 100% अलग हो सकती है। मनोविज्ञान में जानकारी को प्रोसेस करने के 2 तरीके बताए गए हैं। एक है बॉटम अप प्रोसेसिंग, जहां इंसान सिर्फ बाहरी डेटा यानी जो सामने दिख रहा है उसी पर निर्भर करता है। और दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसमें इंसान के पुराने अनुभव, उसकी यादें, उसकी उम्मीदें और उसका ज्ञान उस कच्चे डेटा के साथ मिल जाते हैं। मतलब सिर्फ आंखें और कान ही तय नहीं करते कि क्या देखा या सुना जा रहा है, हमारी अंदरूनी हालत भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। बिल्कुल, हमारी प्रेरणा और आवश्यकता भी। जैसे जब किसी को बहुत तेज भूख लगी होती है तो उसे दूर से भी खाने की महक सबसे पहले आ जाती है। उसका सारा ध्यान आसपास के रेस्टोरेंट्स के बोर्ड्स पे जाने लगता है, लेकिन पेट भरा होने पे शायद वो उन होर्डिंग्स की तरफ देखे भी नहीं। और प्रत्याशा या एक्सपेक्टेशन का प्रभाव तो दिमाग को पूरी तरह हैक कर लेता है। 1955 में ब्रूनर और मिंटन ने बहुत ही मशहूर प्रयोग किया था। हाँ, वो 13 और बी वाला प्रयोग। जी, उन्होंने कार्ड पर एक अस्पष्ट सी आकृति बनाई जो दिखने में नंबर 13 जैसी थी, लेकिन उसकी दोनों लाइनें थोड़ी जुड़ी हुई थीं, जिससे वो अंग्रेजी के अक्षर बी जैसी भी लगती थीं। और फिर उन्होंने क्या किया कि जब उसी चित्र को ए और सी के बीच रखा तो सभी लोगों ने उसे तुरंत बी पढ़ा। लेकिन जब उसी सटीक चित्र को 12 और 14 के बीच रखा गया तो सबने उसे नंबर 13 पढ़ा। आकृति बिल्कुल वही थी, 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं था। लेकिन आसपास के संदर्भ से ये अपेक्षा बन गई कि आगे क्या आना चाहिए
और दिमाग ने उसी हिसाब से उसे बदल दिया। यही चीज चूहे और इंसान या रैटमैन वाले प्रयोग में भी देखी गई। एक अस्पष्ट सा स्केच था। जिन लोगों को पहले जानवरों की तस्वीरें दिखाई गई, उन्होंने उस स्केच में एक चूहा देखा। और जिन्हें पहले इंसानों के चेहरे दिखाए गए, उन्होंने उसमें एक बूढ़े आदमी का चेहरा देखा। जो पहले से दिमाग में चल रहा है वही सामने नजर आता है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े स्तर पर देखें तो हमारी संस्कृति का भी हमारे प्रत्यक्षीकरण पर बहुत गहरा असर होता है। हम जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं वो हमारे देखने का चश्मा बन जाता है। इसका एक बहुत ही शानदार और आम जिंदगी से जुड़ा उदाहरण है हाथों से बनाया जाने वाला ओके का निशान। तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर एक गोला बनाना और बाकी 3 उंगलियों को खड़ा रखना। भारत या अमेरिका जैसी जगहों पर इस मुद्रा का मतलब है कि सब कुछ ठीक है या ये सुंदरता का प्रतीक है। लोग खाना खाने के बाद शेफ को ये इशारा करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई ब्राजील या लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में जाकर बिल्कुल यही इशारा करे तो वहां बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। अरे बाप रे, क्यों? वहां इसी समान मुद्रा को बहुत ही अभद्र और अपमानजनक माना जाता है। मतलब शारीरिक डेटा वही है, कुछ उंगलियों का मुड़ना, लेकिन संस्कृति के चश्मे से उसका अर्थ पूरी तरह बदल गया। यानी हमारी भावनाएं, हमारी जरूरतें और यहाँ तक कि हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं उस भौतिक वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकती हैं जिसे हम देख रहे हैं। सही कहा। अब इसी चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जहां दिमाग सचमुच चकरा जाता है, गहराई और गति का प्रत्यक्षीकरण। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हम जो दुनिया देखते हैं वो 3D है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। लेकिन हमारी आंखों की रेटिना पर जो छवि गिरती है वो एकदम फ्लैट यानी 2D होती है। बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह। तो फिर हमें दुनिया में गहराई कैसे नजर आती है? 2D स्क्रीन पर 3D फिल्म कैसे चल रही है? इसके लिए दिमाग कुछ खास संकेतों या शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। कुछ होते हैं एक नेत्री संकेत या मोनोक्यूलर क्यूज, जो एक आंख बंद करने पर भी काम करते हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक का उदाहरण। हाँ, जब ट्रैक को दूर तक देखा जाता है तो लगता है कि पटरियां आगे जाकर एक बिंदु पर मिल रही हैं। जबकि दिमाग जानता है कि पटरियां मिलती नहीं है, इसलिए वो इस सिकुड़न को दूरी या गहराई मान लेता है। या फिर हवा में उड़ते हुए 2 गुब्बारों को ले लीजिए। जो गुब्बारा छोटा दिखता है, दिमाग तुरंत कैलकुलेट कर लेता है कि वो ज्यादा दूर है। और इसके साथ ही द्विनेत्री संकेत या बाइनोक्यूलर क्यूज भी होते हैं, जो दोनों आंखों के एक साथ काम करने पर निर्भर है। क्योंकि हमारी दोनों आंखें चेहरे पर थोड़ी दूरी पर स्थित हैं, इसलिए बाईं आंख दुनिया को थोड़े अलग एंगल से देखती है और दाईं आंख थोड़े अलग एंगल से। मतलब दोनों रेटिना पर थोड़ी अलग-अलग छवि बनती है। बिल्कुल। और दिमाग एक स्मार्ट कंप्यूटर की तरह इन दोनों छवियों के अंतर को नापता है और बिल्कुल सटीक गहराई का अंदाजा लगा लेता है। गहराई के साथ साथ गति या मोशन को समझना भी बहुत दिलचस्प है और इसमें कई बार दिमाग धोखा खा जाता है। उत्पन्न गति या इंड्यूस्ड मोशन इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। रात के समय जब आसमान में तेज हवा चल रही हो नजर के संदर्भ में और बादल चल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि चांद एक छोटा ऑब्जेक्ट है और वो बड़े बादलों से घिरा है, तो दिमाग ये भ्रम पैदा कर देता है कि बड़े ऑब्जेक्ट स्थिर होंगे और छोटा ऑब्जेक्ट ही भाग रहा होगा। और जहां भ्रम या इल्यूजन्स की बात आती है, वहां तो ये विषय अपने चरम पर पहुंच जाता है। दृष्टि भ्रम तब होते हैं जब दिमाग के यही स्मार्ट शॉर्टकट्स गलत साबित हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि म्यूलर-लायर भ्रम। ये बहुत ही क्लासिक इल्यूजन है। इसमें कागज पर 2 बिल्कुल समान लंबाई की सीधी रेखाएं खींची जाती हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। एक रेखा के दोनों सिरों पर अंदर की तरफ तीर बना दिए जाते हैं और दूसरी रेखा के सिरों पर बाहर की तरफ फैले हुए तीर बना दिए जाते हैं। और जादू ये है कि जिस रेखा के तीर बाहर की तरफ फैले होते हैं वो हमेशा देखने में लंबी लगती है। चाहे कोई भी इसे देख ले, उसे वो लंबी ही लगेगी। लेकिन जब स्केल से नापा जाता है तो दोनों रेखाएं बिल्कुल बराबर निकलती हैं। तीरों की दिशा ने दिमाग के आकार नापने वाले सिस्टम को हैक कर लिया। एक और बहुत ही प्रसिद्ध भ्रम है पोन्जो भ्रम। पोन्जो इल्यूजन। ये कैसे काम करता है? इसमें एक रेलवे ट्रैक का चित्र होता है जो आगे जाकर मिल रहा है। इस ट्रैक के चित्र के ऊपर 2 समान आकार की पीली रेखाएं खींच दी जाती हैं, एक नीचे जो पास लगती है और एक ऊपर दूर वाले हिस्से में। और फिर ट्रैक के 3D प्रभाव के कारण जो पीली रेखा चित्र में ऊपर की तरफ होती है वो दिमाग को हमेशा नीचे वाली रेखा से ज्यादा लंबी और बड़ी दिखाई देती है। अच्छा, क्योंकि दिमाग सोचता है कि अगर ये दूर है और फिर भी इतनी बड़ी दिख रही है तो असल में ये बहुत बड़ी होगी। एकदम सटीक। इल्यूजन्स के इस लिस्ट में एक एब्सिंघास भ्रम भी है। अगर एक समान आकार के 2 नारंगी गोलों को लिया जाए, एक गोले के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े नीले गोले रख दिए जाएं
और दूसरे नारंगी गोले के चारों तरफ बहुत छोटे छोटे नीले गोले रख दिए जाएं। तो जो गोला बड़े गोलों से घिरा है वो अचानक से सिकुड़ा हुआ और बहुत छोटा दिखने लगता है, और जो छोटे गोलों से घिरा है वो विशालकाय नजर आता है। यहाँ भी दिमाग संदर्भ के जाल में फंस जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे अद्भुत और दिमाग को झकझोर देने वाला उदाहरण है वो है एम्स रूम। ओ, एम्स रूम, ये तो सच में किसी जादूगरी से कम नहीं है। आपने इसके वीडियो देखे होंगे। हाँ, ये एक बहुत ही खास तरीके से बनाया गया अजीब आकार का कमरा होता है। बाहर से या एक खास छेद से एक आंख से देखने पर ये बिल्कुल एक सामान्य सीधे चौकोर कमरे जैसा लगता है। लेकिन असल में इसकी फर्श तिरछी होती है, एक कोना बहुत दूर होता है और दूसरा बहुत पास। छत भी टेढ़ी होती है। और इस कमरे का जादू तब दिखता है जब कोई इंसान इसके अंदर जाता है। जब कोई व्यक्ति इसके एक कोने में खड़ा होता है जो असल में दूर है, तो वो एकदम बौना या छोटा बच्चा नजर आता है। लेकिन जब वही व्यक्ति कमरे के दूसरे कोने में जाता है जो कैमरे के पास है, तो वो अचानक से एक विशालकाय इंसान जैसे दिखने लगता है। ये इतना मजेदार इसलिए है क्योंकि दिमाग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि किसी कमरे का आकार इतना टेढ़ा मेढ़ा या अजीब हो सकता है। दिमाग की डिक्शनरी में कमरा हमेशा चौकोर होता है। इसलिए कमरे को नॉर्मल बनाए रखने के चक्कर में वो इंसान के आकार को ही छोटा बड़ा करके दिखाने लगता है। मतलब दिमाग इंसान की हाइट की बलि दे देता है, लेकिन कमरे का आकार नहीं बिगड़ने देता। और इन सभी भ्रमों से एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि दृष्टि भ्रम कोई मानसिक बीमारी या आंखों की कोई खराबी नहीं है। मतलब कोई ये ना सोचे कि उसका दिमाग कमजोर है इसलिए उसे इल्यूशन दिख रहा है। बिल्कुल नहीं। ये असल में इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही कुशल मशीन है। वो हर पल हर सेकंड दुनिया की अथाह जानकारी को जल्दी समझने के लिए शॉर्टकट लेता है। और वो हमेशा संदर्भ के आधार पर काम करता है। कभी कभी ये शॉर्टकट गलत जगह लग जाते हैं और तब हमें इल्यूजन दिखाई देता है। तो अगर आज की इस पूरी विस्तृत और गहरी चर्चा को समेटा जाए तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ उभर कर आती है। क्या तस्वीर? यही कि हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, त्वचा सिर्फ डेटा इकट्ठा करने वाले बेजान उपकरण हैं। वे बस बाहर से कच्चा माल लाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो असली जादू हो रहा है, जो इस दुनिया को रंगीन और अर्थपूर्ण बना रहा है, वो उस शानदार सुपर कंप्यूटर में हो रहा है जिसे हम अपना दिमाग कहते हैं। ये दिमाग ही है जो हर पल बिना थके इस दुनिया की कहानी लिख रहा है। और यही बात एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। हाँ, और आज की इस चर्चा के बाद ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगर हमारा दिमाग लगातार हमारे पिछले अनुभवों, हमारी उम्मीदों और हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर इस बाहरी दुनिया के डेटा को फिल्टर कर रहा है, तो फिर जिसे इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का परम सत्य या अंतिम वास्तविकता मानता है, उसमें से कितना हिस्सा वास्तव में बाहर मौजूद है और कितना हिस्सा केवल हमारे अपने दिमाग द्वारा बुना हुआ एक बेहद खूबसूरत, जटिल और कभी ना खत्म होने वाला भ्रम है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या बात है। हकीकत और भ्रम के बीच की ये लकीर वाकई बहुत बारीक है। इस दिलचस्प और विचारोत्तेजक चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।